इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ डज अ पॉइंटर वेरिएबल डिफर्स फ्रॉम अ सिंपल वेरिएबल। एक पॉइंटर वेरिएबल किसी सिंपल वेरिएबल से डिफर कैसे होता है। पहले आप वेरिएबल को जान लीजिए। जो एक सिंपल वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का एक नाम होता है, उसका एक डेटा टाइप होता है, और उस वेरिएबल में जिस प्रकार का डेटा टाइप है उस प्रकार का हम कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पर इंट ए लिखा हुआ है तो ए में हम लोग 10 स्टोर करेंगे, या कोई और भी इंटीजर कांस्टेंट स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोग वेरिएबल का टाइप कैर बनाते हैं तो वेरिएबल का नाम होगा कुछ, जैसे मैंने सी रखा, और इसमें हम लोग कोई कैरेक्टर कांस्टेंट ही स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर वेरिएबल में कैरेक्टर कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम लोग कोई फ्लोट वेरिएबल बना रहे हैं जैसे कि के, तो ये हमेशा एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। यानी एक नॉर्मल वेरिएबल जो होता है वो वैल्यूज को स्टोर करता है, वेयर एज जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है? पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। और इसका डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे इंट एस्ट्रिक पी, यानी पी हमारा यहाँ पर एक इंटीजर पॉइंटर है, और इंटीजर पॉइंटर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। जो बात मैंने यहाँ पर बताया है वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज एन इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो खुद को एक लाइन में एक्सपेंड करे। यहां पर लिखा हुआ भी है आपको, एन इनलाइन फंक्शन इज दैट विच इज नॉट इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल, रेदर इट्स कोड इज रिप्लेस्ड इन द प्रोग्राम एट द प्लेस ऑफ फंक्शन कॉल ड्यूरिंग कंपाइलेशन। यहाँ पर यह कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि आपका रन टाइम में कॉल नहीं होगा, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं उस वक्त ही आपका फंक्शन का कॉल हो जाता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग इनलाइन फंक्शन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में हमने कोई एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन को कॉल कराया। ये जो एक्स वाई जेड फंक्शन है, इस फंक्शन का डेफिनेशन कहीं और है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड फंक्शन का डेफिनेशन है कहीं और है, यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है। तो इनलाइन फंक्शन के केस में क्या है, पहली बात कि हम लोग इसको इनलाइन लिखते हुए, है ना, हम लोग पहले तो इसको इनलाइन लिखते हुए फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं। और जब भी ये इनलाइन फंक्शन कॉल होता है, यानी जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, उसी वक्त ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है, ये फंक्शन का डेफिनेशन इस फंक्शन कॉल करने वाले कोड से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। यानी ये हट जाता है और इसकी जगह पर ये कोड आकर के, ये जो फंक्शन का डेफिनेशन वाला जो कोड है, ये जाकर वहां पर रिप्लेस कर जाता है। ये होता है आपका इनलाइन फंक्शन। अगला प्रश्न 29, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, प्रश्न को समझा देता हूं। इज प्रोटोटाइपिंग मैंडेटरी इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। क्या प्रोटोटाइप जो होता है फंक्शन का, क्या वो जरूरी होता है? जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका उत्तर है हाँ। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में अगर आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, या अगर आपका कोई बिल्ट इन फंक्शन भी है, तो प्रोटोटाइप देना जरूरी होता है। जैसे अगर आप अपने प्रोग्राम में CLR SCR फंक्शन को यूज करते हो, तो आपको जो है एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है conio.h, जो दरअसल क्या है, जो दरअसल जो दरअसल इस फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर सिंपली ये कहा जा रहा है कि एक स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक फंक्शन से किस प्रकार से डिफरेंट होता है। आपको बता दूं ये किस चैप्टर से, ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर से, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंक्लूड कंपाइलर डायरेक्टिव। इस प्रश्न को भी आप मत देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा हेडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक साल आ चुका है। डेटा हेडिंग और इनकैप्सुलेशन में आपको डिफरेंशिएट करना है। डेटा हेडिंग इज अ प्रॉपर्टी वेयर बाई द इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट इज हिडन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। डेटा हेडिंग वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर को रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम से जो है हाइड करके रखते हैं। जबकि हम लोग बात करें इनकैप्सुलेशन का, तो डेटा इनकैप्सुलेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच द डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शंस आर बाउंड टुगेदर विद इन एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन इन सच ए वे टू शो दैट
ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एक्सपोज्ड एंड रेस्ट रिमेन्स हिडन। डेटा इनकैप्सुलेशन के बारे में कहा जाता है कि डेटा और उससे जुड़ा हुआ फंक्शन को हम लोग बाउंड करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, जैसे कि क्लास बनाते हैं, और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो जरूरी चीजें हैं, वही एक्सपोज होगा और बाकी चीजें हाइड रहेंगी। दस डेटा इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट्स डेटा हाइडिंग। इस प्रकार से जो आपका डेटा इनकैप्सुलेशन होता है वो डेटा हाइडिंग को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आपका इनहेरिटेंस चैप्टर से है, व्हाट इज बेस क्लास, व्हाट इज डिराइव्ड क्लास, हाउ आर दीज टू इंटर रिलेटेड। ये क्वेश्चन हो गया। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन बेस एंड डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास को एक्सप्लेन कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। बेस क्लास, इट इज अ क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय द डिराइव्ड क्लास। ये वो क्लास होता है जिसका प्रॉपर्टीज को डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करता है, लेता है। इट इज आल्सो कॉल्ड सुपर क्लास, इसको सुपर क्लास भी कहते हैं। जबकि डिराइव्ड क्लास में कहा गया है कि इट इज अ क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम सम अदर क्लास। डिराइव क्लास वो क्लास होता है जो किसी अन्य क्लास से प्रॉपर्टीज को लेता है, इसको हम लोग सब क्लास भी कहते हैं। अ derived क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बेस क्लास बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। एक derived क्लास जो होता है वो बेस क्लास का प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि कोई बेस क्लास derived क्लास का प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ दरअसल पूछा यह जा रहा है कि एक जो अनसाइंड इंट होता है वो साइंड इंट से दुगना कैसे होता है। तो थोड़ा सा क्यों हिंट्स दे दें। देखिए, अनसाइंड इंट जो होता है, अनसाइंड इंट का जो रेंज होता है वो होता है आपका 0 टू, है ना, 0 से लेकर के 65,535। जबकि जो साइंड इंट होता है या इंट होता है उसका रेंज होता है -32,768 से लेकर के 32,767, ऐसा होता है। अब देखिए, यहां पर क्या है कि ये जो रेंज देख रहे हैं ना, इसमें जो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो 0 से लेकर के यहां तक चला होगा, यानी कि कहीं ना कहीं 1 से शुरू हुआ होगा, बीच में कहीं ना कहीं, इसके बीच में कहीं ना कहीं 1 आया होगा, फिर 1 आया होगा, 2 आया होगा, देन 32,767 ऐसे आया होगा। तो 32,767 का जस्ट दुगना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आता है। इसलिए कहा जाता है कि जो अनसाइंड इंट होता है वो इंट का दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 35 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको डिफरेंशिएट करना है रन टाइम एरर और सिंटेक्स एरर में, और इसका एग्जाम्पल भी देना है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया रन टाइम एरर किसको कहते हैं। जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम को लिख करके जब आप उसको रन कराते हैं तो कोई एक ऐसा एरर जो कि रन कराने पे मिलता है, कंपाइल जब कराते हैं उस वक्त एरर नहीं आता है, जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तब एरर आता है। ऐसे एरर को हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, रन टाइम एरर इज एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तब वो एरर आता हो। द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट अफेक्टेड विथ इट, यानी जब प्रोग्राम को कंपाइल कराते हो उस वक्त एरर वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइल कुड नॉट बी ओपेंड आउट ऑफ मेमोरी आर रन टाइम एरर। जैसे कि फाइल कुड नॉट बी ओपन, फाइल ओपन नहीं हो सकता है, या यहाँ पर दिया है आउट ऑफ मेमोरी, ये कुछ रन टाइम एरर के एग्जांपल है। अब बात करते हैं सिंटेक्स एरर का। अ सिंटेक्स एरर इज दैट व्हेन स्टेटमेंट्स आर रॉन्गली रिटन वायलेटिंग रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को वायलेट करता हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को तोड़ता हुआ अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसके चलते जो एरर आएगा उसको हम लोग सिंटेक्स एरर कहेंगे। जैसे हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं A = A × B, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया A × B = C, ठीक है, तो ये जो है ये आपका सिंटेक्स एरर कहलाएगा।